नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। और आज मेरे साथ हैं एसकेआई मीडिया के एडिटर इन चीफ दिलीप मिश्रा। नमस्कार। चुनाव को लेकर एक विश्लेषण फिर आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो 45 वार्डों को लेकर देवास के नगरीय निकाय चुनाव के हमने आंकड़े या ये कह लीजिए कि एक तरह की संभावनाएं जो व्यक्त की है वो सब आपने सुनी और आपका अच्छा खासा प्रतिसाद भी मिला। और साथ ही बड़ी संख्या में टेलीफोन प्राप्त हुए, आपको भी हुए। बिल्कुल। और लगातार जवाब दे रहे थे हम और एक ही बात कह रहे थे दिलीप जी कि तमाम लोगों से बात करके और जितना भी विश्लेषण कर सकते थे कागज़ पर भी, लोगों से बात करके भी, उसके बाद कहीं जाके 45 वार्डों के सूरत हाल क्या होने जा रहे हैं इसको लेकर हमने कोई कयास नहीं लगाया। बिल्कुल। उसको कयास नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि किस दिशा में रुझान जा रहा है उसको पकड़ने की कोशिश की। अब इसमें कितना सही होगा कितना गलत ये तो चुनाव परिणाम बदलाएंगे। और आज कुछ इसी इरादे को लेकर हम आपके सामने महापौर चुनाव जो हुए उसको लेकर विश्लेषण। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? महापौर चुनाव विश्लेषण, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस तरह से ये चुनाव चले, इन तमाम बातों पर। देखिए, जो महापौर चुनाव हुए अरविंद जी, तो सबसे पहले जिस तरह का जो माहौल क्रिएट हुआ था, कांग्रेस से जो प्रत्याशी थी विनोदिनी व्यास, भाजपा से थी गीता दुर्गेश अग्रवाल, दोनों ही गृहिणियां थी। तो ऐसी स्थिति में शुरुआती दौर मतलब चुनाव प्रचार का जो था, जिस तरह से भाजपा की कैंपेनिंग हुई, देवास विधायक गायत्री राजे पंवार, उनके पुत्र विक्रम सिंह, इन लोगों ने जिस तरह से कैंपेनिंग की और जगह जगह जाकर मीटिंगें ली, सामाजिक स्तर पर मीटिंगें हुई और मतलब चुनाव एक बहुत अच्छे तरीके से हुआ। वहाँ शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती नजर आई थी। लेकिन इन चुनाव में एक खास बात जो देखने को मिली है कि आपने पिछले चुनाव भी देखे, विधानसभा चुनाव भी देखे, कांग्रेस में अमूमन जो चीज़ देखने में आती थी कि देवास में कई बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं टांग खींचने वाली जो बात हुआ करती थी वो कम से कम इस चुनाव में देखने को नहीं मिली। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव एक बैलेंस पे आया और मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि विनोदिनी रमेश व्यास बहुत कमतर प्रत्याशी हैं। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं लोगों में संभावनाएं ये दिखने लगी थी कि मतलब चर्चाएं इस बात की होने लगी थी कि कौन जीतेगा। लेकिन अरविंद जी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो मनीषा दीपक चौधरी मैदान में थी, धीरे धीरे जब उनकी कैंपेनिंग हुई, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी होकर, तो जो शुरुआती एक दौर था जो ये माना जा रहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी 1000, 2000, 3000 का एक प्रत्याशी होता है, उस तरीके से जो आकलन किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़कर उन्होंने चुनाव में फाइट की। एक अच्छी जनसंपर्क यात्रा निकाली उन्होंने और मतलब जहां वार्डों में गए वहां उनको कहीं ना कहीं समर्थन मिला। कैंपेनिंग, इलेक्शन मैनेजमेंट देखने को मिला। तो ऐसी स्थिति में और फिर जब वोटिंग हुआ, तो वोटिंग के बाद में कुल मिलाकर आप ये नहीं कह सकते हैं, वन साइडेड वाले चुनाव नहीं रह गए हैं देवास के। और आज की स्थिति में ये दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि चुनाव पूरी तरह वन साइडेड है। तो ऐसी स्थिति में जिस हिसाब से वोटिंग के बाद जिस तरह से लोगों से हम लोगों ने चर्चाएं की, तो कहीं ऐसी स्थिति नज़र आई कि इस बार इन चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी को भी जो लोग आकलन कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वोट जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि भाजपा ने दावा किया था कि 50,000 से चुनाव जीतेंगे, शुरुआती दौर में आपने देखा है कि 50,000 से जीत का दावा किया था, तो 50,000 का दावा
तो कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त में नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, बिल्कुल, वैसे वैसे विनोदिनी व्यास ने कवर करना शुरू किया। ये कहें रमेश व्यास ने कवर करना शुरू किया, और कवर करते करते फाइट में लेकर आए। तो उस समय देखा होगा कई कांग्रेस के पदाधिकारी मैदान में उनके साथ दिखाई देने लगे, और सभी को एक उम्मीद दिखाई देने लगी जब जनता ने सवाल करना शुरू किए कि किस तरह के प्रत्याशी हैं। जब ये चर्चा का विषय बना, उसके बाद जैसे ही निर्दलीय आए तो उसमें दो फैक्टर आए। एक तो मनीषा दीपक चौधरी, और उसके साथ ही आप पार्टी भी। आप पार्टी जैसे कि आप जानते हैं सिंगरौली में दस्तक दे दी है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और अपन लेके चलते हैं कि अभी जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वोट तो डल गए हैं, बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से देवास जिले में जिला पंचायत को लेके कांग्रेस उत्साह में थी जी, लेकिन नगर परिषद के चुनाव में वो उत्साह में कहीं ना कहीं फीकापन आ गया, मानते हैं आप? तो ये भी कहीं ट्रेंड जो चल रहा है, काफ़ी बड़ी संख्या में वार्ड्स में बीजेपी जीती है, तो जो ट्रेंड गया है खासकर मालवा रीजन में आसपास देवास के, उज्जैन में तो बहुत कांटे की टक्कर हुई, बिल्कुल बहुत कांटे की, और इंदौर में कंफर्टेबल जीत हुई। देखिए, तो क्या इसका असर भी कहीं दिखाई दे रहा है? अरविंद जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंचायत, ये चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं। यहाँ पर सिंबल नहीं होता। ऐसी स्थिति में लोग व्यक्तिगत तौर पर जाकर अपना मतदान करते हैं, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में चूंकि सिंबल थे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो विचारधारा एक काम करती है, और उसने काम किया है। लेकिन फिर भी नगरीय निकाय चुनाव में जैसा हमने देखा कि मतलब भाजपा की तरफ जो ट्रेंड आप बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गेन किया है। हाँ, ये बात तो मानी जा सकती है कि कांग्रेस ने गेन किया है। हाँ। तो आप सिरे से नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, नकार भी नहीं सकते। तो देवास में भी क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लीड कम होगी? जैसा कि आपने कहा भाजपा बढ़त में है, लेकिन लीड का क्या है? देखिए, देवास में हम बात करें तो देवास में सामाजिक फैक्टर ये भी एक बहुत जी क्रूशियल था। जी हाँ। रमेश व्यास चूंकि ब्राह्मण होने के नाते उनको एक ब्राह्मण वोट बैंक देवास का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और कहीं ना कहीं इस बात की चर्चाएं भी शहर में सुनने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्षदों के टिकट में भी ब्राह्मणों को टिकट देने में कहीं कंजूसी की है। अच्छा, कम वोट, एक या दो मिले मेरे ख्याल से। हाँ। जी। और कांग्रेस ने जो है पार्षदों में भी ब्राह्मणों को ज़्यादा 4 या 5 मैदान में उतारे, और महापौर भी उतारा। तो इस चीज़ का भी जो है रिएक्शन देखने को मिला है। ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो डाइवर्ट होता हुआ जरूर दिखाई दिया। वो डोर टू डोर भी गए, और अब उसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें मुस्लिम वोट बैंक, हाँ, ये दो ही फैक्टर तो सबसे बड़े हैं जो सब कुछ हिला रहे हैं। देवास में अगर बात की जाए तो 30 से 35 हजार ब्राह्मण और लगभग इतने ही मुस्लिम मतदाता हैं। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भी निश्चित तौर पर हमेशा परंपरा अनुसार कह लीजिए वो कांग्रेस को समर्थन देता है, भाजपा की नीतियों से वो हमेशा विरोध में रहता है। भाजपा को हराने वाले जो भी ताकतवर उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में जाता ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट बैंक जो है, मैं ये मानता हूं कि मुस्लिम वोट बैंक 80% जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में गया होगा, और 70 से 80% हम ब्राह्मण वोट बैंक को भी मान सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा चौधरी वो कितना वोट लेके जाती है। जिस तरह से एक आकलन था कि 3, 4, 5 हजार का वोट बैंक, लेकिन इस चुनाव में एक चीज जो देखने को मिली है वो मनीषा चौधरी की खुद के फेस वैल्यू पर भी वोटिंग हुआ है। लेकिन जिस तरह से मनीषा चौधरी ने एक बोल्डली जो स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने पूरे 45 वार्डों में पेश किया है जिस अंदाज में, और वो अंदाज लोगों को पसंद है। लेकिन आप जो सामने आई है, हाँ, उसको भी हमको नकार नहीं सकते। भी देवास में भी आप कैंडिडेट जो थी चाना ज्ञानेश, पढ़ी लिखी
इंजीनियर इस तरह से प्रचारित किया गया और वो है प्रचारित नहीं, इंजीनियर नहीं, वो है लेकिन उसको और उसको मुद्दा बनाया गया ना। उनको हमने देखा है, वो जो टेलीविज़न डिबेट्स हुई उन्होंने बातों को बहुत दमदारी से रखा है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो स्ट्रेटजी थी इलेक्शन लड़ने की, जो उन्होंने डोर टू डोर, घर घर पहुंचकर जो संपर्क किया है, और जो दिल्ली से मार्गदर्शक आए उनके। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हम, आप कितना वोट लेके जा रही है, मनीषा चौधरी कितना वोट ले जा रही है, ये डिपेंड करेगा देवास के परिणामों पर। ये सबसे बड़ा फैक्टर लेके आया। मैंने तो तरीका जो अपनाया वो ये था कि मैंने ब्राह्मण जो वर्ग के लोग हैं उन्हीं से बात की कि अगर मैं 10 ब्राह्मणों से बात कर रहा हूं तो कितने किस तरफ बात कर रहे हैं, कितने किस तरफ बात कर रहे हैं। दोनों तरफ मिश्रित प्रतिक्रिया थी, लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट ने प्रभावित किया है, ये बात तो स्पष्ट है। और लेकिन अब ये भी सामने आ रही है कि ऐसा तो होगा नहीं कि 100% होगा, तो वो भी हमने 1% निकाल के देखा। और इसके बाद ब्राह्मण और मुस्लिम्स के अलावा फिर दूसरे वर्ग भी हैं, जैसे जैन हैं, अग्रवाल हैं, वैश्य वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग है। व्यापारी जो पूरी तरह से मार्केट में माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ज़माने में कहते ही थे व्यापारियों की पार्टी है, तो वो भी सामने था। और ये तमाम चीज़ों के बाद सिख हैं, सिंधी हैं, लेकिन साथ ही SC हैं, ST हैं, जो भाई हैं हमारे, उसमें भी आप देखें तो वो करीब करीब, जिस हिसाब से मैंने निकाल के एक आंकड़ा सामने रखा, एक अंदाज़न सब लोगों से बात करके सब कुछ, वो करीब करीब ऐसा था 74,000 जी ऐसे वोट हैं, जो कि 74,000 वोट ऐसे हैं, वो तय करेंगे वो 74,000 वोट किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो नेक टू नेक फाइट हो गई यदि हम बात करें डेडिकेटेड वोट, और ये फिर वो 74,000 वोटों से फैसला हो रहा है दिलीप जी। और वो 74,000 वोट इसी तरीके से हैं जिसके अंदर मैंने अभी आपको बतलाया। तो अब 1,65,000 में से 74,000 वोट बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब इसमें से बताया जाता है कि अधिकतर वोट बीजेपी के प्रति डेडिकेटेड हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद मेरा ये आकलन है कि निर्दलीय कांग्रेस का फ़ायदा बीजेपी का नुकसान, या बीजेपी का फ़ायदा कांग्रेस का नुकसान करने की स्थिति में यहाँ पर है। बिल्कुल। और अब लीड कितनी है, तो मेरा ये कहना है कि लीड कम होती चली जा रही है। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि लीड कम हो रही है। जिस हिसाब से अरविंद जी, यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण होगा बताना हमारे दर्शकों को कि इस चुनाव में जिस हिसाब से देवास विधायक गायत्री राजे पवार और उनके पुत्र विक्रम सिंह सघन जनसंपर्क, जिस तरह से वो समझ गए थे, ऐसा लगता है जिस तरह से मेहनत की थी कि तो मामला, शुरुआती दौर यही लग रहा था कि जो उन्होंने 50,000 से जीत का जो दावा किया था, उस लेवल पर उन्होंने मेहनत की थी। लेकिन ये आंकड़ा जो है, मतलब बहुत तेजी से नीचे हुआ। वो फीडबैक के ऊपर जो काम करेगा, मेहनत बहुत हुई। हाँ। तो अगर यहाँ पर वो पॉकेट्स जहाँ पर वो कमज़ोर दिख रहे थे, वहाँ की सूचना लेकर और उस जगह पे जाकर बैठ के करना और रेगुलर। और कांग्रेस में भी तो कुछ इस तरह से चला है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं चला। देखिए, अब मैं आपको कांग्रेस की बता दूं, रमेश व्यास जो प्रत्याशी विनोदिनी व्यास के पति हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई। वो दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद वो भी दावा कर रहे हैं कि हमें 1 लाख से अधिक मत मिलेंगे। तो दावे तो होते हैं, दावे भाजपा भी कर रही है, दावे कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन वस्तु स्थिति कहाँ जा रही है, इस पर आकलन करना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल भी साबित हुआ है इस बार। इसके अलावा जो मैं झुग्गियों की बात कर रहा हूँ, झुग्गी बस्ती जहाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग निवास करता है, कहा जाता है कि हमेशा वो कांग्रेस के साथ रहता आया था, लेकिन अब स्थितियाँ कमोबेश कई सरकारी योजनाओं के चलते बदली हैं। तो वो भी सामने हमने एक आंकड़ा लिया है, उसको भी शामिल किया है, लेकिन उसको हमको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बराबर कहीं ना कहीं बांटना पड़ा। ये मान के चले कि ये बराबर हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों तरफ कुछ खींचा है बीजेपी ने। झुग्गी क्षेत्र में अपने नेता खड़े करके, आधार बना के, योजनाओं के आधार पे खींचा है वोट को। तो ये जो खिंचाव हुआ है, उससे झुग्गी वोट का फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ है। और उस क्षेत्र में भी जब हम गए थे तो कुल मिला के करा कैसे, तो हमने लोगों से लगातार बात की। लोगों का एक कहना तो बिल्कुल साफ था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है
वो बहुत प्रत्याशी- घरेलू है, बहुत घरेलू है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रत्याशी कोई बहुत कमज़ोर या ताकतवर होता है, बहुत घरेलू है। राजनीति को लेके बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जानकारियों का बिल्कुल अभाव है। और विनोदिनी व्यास ने कमोवेश थोड़ा सा इम्प्रूव किया था, समय के साथ साथ बातचीत करना और टीवी डिबेट शो में भाग लेना, ये सब कुछ विनोदिनी व्यास ने किया भाजपा था। के प्रत्याशी चयन पर भाजपा के प्रत्याशी चयन पर भी मतलब इस बार मतदाता जो है सवाल उठाता कहीं ना कहीं नजर आया। वो भी चीज़ समझने नहीं दे रही है ना वो, लेकिन उसमें लोग कह रहे हैं हमको तो सिंबल से मतलब है, हमको तो बीजेपी से मतलब है, लेकिन सवाल है, लेकिन शिकायत है। तो ये सारी चीज़ें मिलके बड़ा असमंजस पैदा कर रही थी। तो वार्ड वाइज हमने आपको बतलाया। और अभी जो हम बात कर रहे हैं महापौर की, लीड तो कम हो रही है लेकिन भाजपा बढ़त पे आपको दिखाई दे रही है। कांग्रेस का दावा लेकिन इसका बिल्कुल उलट है, उनका कहना है हर हाल में हम जीतेंगे। और मैं जो कहना चाहता हूँ बिल्कुल, और देखिए ये भी हम आपसे कहें कि ये संभावनाएं आसानी से बैठ के रूम में तय नहीं की गई हैं, बहुत घूमे हैं। अंत में एक बात और मैं आपसे कहूँगा कि मैंने कई भाजपा कार्यकर्ताओं से बात भी की है जी। भाजपा नेत्रियां भी हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। सब ये तो नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत होगी, अब वो बात तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल 12,000 से ऊपर कोई जा भी नहीं रहा है। बिल्कुल सबने अपने अपने जाजम बैठाई है। हाँ, 10-12 सब कुछ खुला हुआ है। हाँ, और कुछ बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तो इस जीत को 5 से 6 हज़ार तक सिमट दिया है। बिल्कुल अब यदि कोई जीत 5 से 6 हज़ार तक सिमट जाती है तो सोच लीजिए कि वो 2,000, 2,000, 3,000 में भी आने में देर नहीं लगाती। अगर निर्दलीय प्रत्याशी एक आकलन से वोट ज़्यादा ले गया तो परिणाम बदलने में समय नहीं लगता, कोई समय नहीं लग पाएगा। खैर जनता भी इसी तरह के असमंजस में है। अगर वो उम्मीद करे कि सीधे सीधे बता दिया जाए तो बहुत सीधी सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं हैं, किस तरह और किस दिशा में जा रही है उसके पीछे पुराना जो इतिहास है उसको भी सामने रखा है। पुराने जो इलेक्शंस हुए हैं विधानसभा के, महापौर के, उसमें भी ये तमाम चीज़ें अपन ने सोच के और इन सब बातों के और राजनीतिक विश्लेषकों से भी बात की है, सबसे बात की है, और जो इस विषय में वास्तव में बहुत अच्छी पोजीशन रखते हैं उनसे बात की है। उन सब के आधार पर यदि यह हमारी बात नहीं, इन सब के आधार पर यदि हम कोई बात कहें तो बहुत बड़ी जीत दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेगी। नेक टू नेक फाइट है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1,65,000 वोट का बंटवारा जो हमने किया वो मुस्लिम वोट करीब करीब हमारा ये आकलन है कि 23,000 मुस्लिम वोट जो हैं वो कांग्रेस को मिले होंगे, ऐसा आकलन अनुमान लगाया जा सकता है। जी हाँ, ब्राह्मण 17 से 18,000 के बीच वोट मिले होंगे। ये मैं इन दोनों, विशेष तौर पे इन दोनों की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप बोले कि और कुछ बताइए तो ये दो पे ही तो पूरा देवास चर्चा कर रहा था। बिल्कुल, तो ये दो तो हमने बता दिए हैं सीधे सीधे। अब बचे हुए वोट के ऊपर चला तो कौन कितने डेडिकेटेड वोट हैं, कौन भाजपा का परंपरागत वोट है, और जो परंपरागत वोट है क्या वो ब्राह्मणों को देखकर उनके साथ चला जाएगा? ऐसा तो नहीं है, वो तो जहां जाएगा वहीं जाएगा। और किस आधार पे वो किसको वोट देगा? हमेशा बीजेपी को वोट देता आया है तो कांग्रेस को क्यों देगा, या कांग्रेस को वोट देता आ रहा है तो बीजेपी को क्यों देगा? सबसे बड़ी बात वो भी एक फैक्टर सामने आया है। चक्कर कहां पर आ रहा है, वो चेत कहां पर आ रहा है? वो जो है जिसके अंदर आप देखें तो तमाम SC STs जो वर्ग है वो आता है, और यदि वो बीजेपी उसको अपनी तरफ कर लेती है मैक्सिमम तो पड़ला उधर चला जाएगा। कांग्रेस ने अगर कर लिया होगा तो पड़ला इधर चला जाएगा। लेकिन अंत में बात एक ही, जीत मेरे हिसाब से किसी की भी हो 5-6 हज़ार, मेरे को ऐसा लगता है 5 से 10 हज़ार बोल लो या 5 से 8 हज़ार बोल लो आप, हाँ, बस जीत 5 से 10 हज़ार बोला वहीं पर कहीं पर आ रही है। तो ये है, अब आप अपने अपने कयास लगाइए। अब बात तो वही है ना कि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, और परिणाम परसों आई जाएगा। परिणाम परसों आएगा तो हाँ, परिणाम हम आपको लगातार बतलाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए SKI मीडिया, क्योंकि उस दिन हम इसी तरह से विश्लेषण करते रहेंगे। और एक बात और, जब परिणाम घोषित हो रहे होंगे उस समय हम यहाँ लाइव रहेंगे और लाइव परिणामों से अवगत कराते रहेंगे। जो सूचना मिलती रहेगी वो आपसे साझा करते रहेंगे लगातार, और सिलसिलेवार ये सब कुछ सामने रहेगा। और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारे से कमी रह गई विश्लेषण में, कहाँ पर हम सही साबित हुए। और आपका अधिकार है, आप अपने कमेंट्स कीजिए, सब हमारे सर माथे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।